हेलो फ्रेंड्स। आज हम हमारा गवर्नमेंट बजट का पार्ट 2 करने वाले हैं। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर broadly क्लासिफाइड एज टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। जो हमने गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट्स पढ़े थे उनमें हमने रिसिप्ट्स के बारे में जानकारी ली थी। तो उनमें से कुछ रिसिप्ट हैं वो ऐसे हैं। देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स में टैक्स रिसिप्ट और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स के पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले आता है टैक्स रिसिप्ट्स। ए टैक्स इज ए कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट बाय द हाउस होल्ड्स, फर्म्स और अदर इंस्टीट्यूट यूनिट्स। देखो, जो ये जो टैक्स रिसिप्ट होती है ये एक कंपल्सरी पेमेंट होती है जो डेली बेसिस पर गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। हाउस होल्ड हो गए, फर्म्स हो गए और इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स हो गई। ठीक है। और जो बंदा टैक्स देता है वो गवर्नमेंट से किसी भी प्रकार से सर्विस की उम्मीद नहीं करता है। ठीक है। इसके बाद जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं उनके ही कुछ पार्ट है। देखो, नंबर 1 है प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्सेस, वैल्यू एडिड एंड स्पेसिफिक टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अब हम पहले पढ़ते हैं प्रोग्रेसिव एंड रेग्रेसिव टैक्सेस। ठीक है। देखो, आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी छोटी होने वाली है तो आपको ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। A tax is said to be progressive when the rate of tax increases with an increases in income. प्रोग्रेसिव टैक्स एक ऐसा टैक्स है जिसमें हमारी जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है उसी प्रकार हमारे ऊपर टैक्स बढ़ता जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो टैक्स रेट है वो 2 से 5 लाख के की जिनकी इनकम है उनका टैक्स रेट 10% है। लेकिन जैसे ही वो इनकम 5 से 10 लाख होती है उस पर रेट 15% लग जाता है। तो इसमें क्या है, रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन द रिच। मतलब कि जो अमीर लोग हैं उन्हीं के ऊपर ये टैक्स ज़्यादा होता है, ना कि गरीब के ऊपर। सो टैक्स रेट इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही मतलब टैक्स रेट इंक्रीज होता जाता है। अब आगे है हमारा रेग्रेसिव टैक्स। ए टैक्स इज सेड टू बी रेग्रेसिव व्हेन इट कॉजेज ए ग्रेटर रियल बर्डन ऑन द पुअर देन द रिच। रेग्रेसिव टैक्स मतलब कि गरीब लोगों पर ज़्यादा पड़ता है, न कि अमीर लोगों पर। ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि एक पर्सन है, वो 1 लाख उसकी मंथली इनकम है। अगर वो 10% इनकम टैक्स देगा तो 10,000 उसकी सैलरी से जाएंगे तो उसके ऊपर अफेक्ट पड़ेगा अगर उसकी सैलरी इंक्रीज ही नहीं हुई और उसके असेंशियल कंपनसेशंस होते हैं वो उसको लीडिंग करते हैं और उसको पुअर हेल्थ प्रदान करते हैं, जिसके कारण वो अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से नहीं जी सकता। रेग्रेसिव टैक्स को आप ऐसे समझ सकते हैं, इस पे पुअर जो गरीब पीपल होते हैं उन पर लोड ज़्यादा पड़ता है। ठीक है। इसके बाद हमारा है एक वैल्यू एडिड टैक्स, और इसको वीएटी के नाम से जानते हैं, और स्पेसिफिक टैक्सेस। अब देखो, वैल्यू एडिड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडिड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। ये मतलब कि जो प्रोडक्शन के फेसेस होते हैं उन पर पड़ता है। ठीक है। जैसे हम इसको कह सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन। जो रॉ मटेरियल हो गई या फिर प्रोडक्शन के दौरान जो भी एक्टिविटी करते हैं उनके ऊपर ये टैक्स लगता है, उसको वैल्यू एडिड टैक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक टैक्सेस। व्हेन ए टैक्स इज लेविड ऑन ए कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स साइज और वेट। जो टैक्स यूनिट साइज और वेट पर लगता है ना उसको स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद देखो, जो एग्जाम ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। अब देखो, ए डायरेक्ट टैक्स इज द वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो उसी पर्सन से लिया जाता है जिस पर वो लगाया जाता है। ठीक है। हम कह सकते हैं कि इसका बर्डन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता, जिस पर्सन पे ये लगा है उसी को ये देना पड़ता है। और जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं वो प्रोग्रेसिव होते हैं नेचर में। हमने ऊपर पढ़ा था प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। व्हेन द टैक्स इज इंक्रीज व्हेन इनकम के साथ बढ़ता हुआ टैक्स प्रोग्रेसिव टैक्स कहलाता है। तो ये डायरेक्ट टैक्स हुआ मतलब, ठीक है, उन्हीं लोगों पर पड़ता है जिन पर ये इम्पोज हुआ होता है। ठीक है। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, इनकम टैक्स हो गया या फिर कॉरपोरेट प्रॉफिट कॉरपोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया। ठीक है। और इसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, एन इनडायरेक्ट
tax is the one whose initial burden or impact is on the one person but he succeeded in shifting the burden to another person। इसमें मतलब ये लगता तो किसी और पर है और पे किसी और को करना पड़ता है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि ये बर्डन शिफ्ट हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स में। और इसमें हम जनरली एग्जांपल ले सकते हैं जीएसटी का। जीएसटी हमारे इंडिया में 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है? या फिर कस्टम ड्यूटी हो गई, जीएसटी हो गई। जैसे जीएसटी में टैक्स लगता है जो गुड्स हम बनाते हैं या फिर कंपनी बनाती है, लेकिन उसका जो बर्डन वो एक कस्टमर को देना पड़ता है, ठीक है? इसके बाद हम आते हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच अराइजेस फ्रॉम अदर सोर्सेज अदर देन टैक्स। जो टैक्स के अलावा जो सोर्सेज होते हैं उनसे जो हमें इनकम प्राप्त होती है मतलब गवर्नमेंट को, उन्हें नॉन टैक्स रिसिप्ट्स बोलते हैं। इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा फीस। ए फी इज ए पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पब्लिक। एक फ़ी होती है वो हम जब भी गवर्नमेंट कामों को में यूज़ होती है ना, उस फ़ीस को मतलब कि हम ये नहीं कह सकते ये हमारे गवर्नमेंट की कोई सर्विस है या फिर हमसे कोई टैक्स लिया जा रहा है। फ़ीस नॉर्मल जैसे कोई हम फॉर्म फिल अप करते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स वगैरह के या फिर कुछ भी रजिस्ट्री वगैरह के, उन उस फ़ीस के लिए जो सरकार हमसे पैसे लेती है, उसे फ़ीस कहते हैं। मतलब एक टाइप से वो गवर्नमेंट की सर्विस है। देखो इसमें हो गई लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई और पासपोर्ट फ़ीस हो गई। और इस बात का याद रखना कि जो फ़ी है वो एक कॉमर्शियल सर्विस की पेमेंट नहीं है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल सर्विसेज में आता है, जैसे कोर्ट वगैरह में हो गए। इसमें देखो लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है और पासपोर्ट फ़ीस भी है। इसके बाद आता है फाइन्स। फाइन्स आर दोज पेमेंट्स व्हिच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। जो लोग कानून तोड़ते हैं ना, मतलब जैसे हमारी गवर्नमेंट ने बहुत से लॉ बनाए हुए हैं, जैसे रोड के रिगार्डिंग मतलब ट्रैफिक रूल्स वगैरह हो गए या फिर कुछ भी जो इकोनॉमिक पुनिश मतलब कि इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचाते हैं, उन्हें फाइन्स कहते हैं। देखो इसमें हम कह सकते हैं कि ये इकोनॉमिक पनिशमेंट होती है। जैसे रोड ट्रैफिक ने हमने सिग्नल तोड़ दिया तो उसके लिए हमें कुछ फाइन देना पड़ता है, वो तो उसी के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है कि दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग लॉज। मतलब कानूनी कानूनी लॉज को तोड़ने के लिए जो पनिशमेंट होती है ना, वो इकोनॉमिक में उसे फाइन्स कहते हैं। इसके बाद इस चीज़, देखो इस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, आप बस इसको याद रखिएगा। देखो इसमें इट रेफर्स टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट इलीगल एयर। जिनका कोई कानूनी तौर पर किनका वारिस नहीं होता ना, जिन जमीनों का, उन्हें गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है, तो उसे इस चीट कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप इसको नॉर्मल तरीके से याद रखते हैं कि जिनका जिस मतलब जिस लैंड का कोई वारिस नहीं होता वो गवर्नमेंट अपने पास ले लेती है और उसको इस्टेट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास स्पेशल असेसमेंट। इट इज़ दैट पेमेंट विच इज़ मेड by the owners of those properties whose value has appreciated due to development activities of the government। स्पेशल असेसमेंट, देखो ये वो पेमेंट है जो ओनर्स को दी जाती है प्रॉपर्टी को जिनकी वैल्यू बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पर कुछ बनाना चाहती है। इसमें इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि सरकार को कोई रोड या फिर कोई ड्रेन्स बनाने होते हैं, तो उनमें जो उनकी पड़ोसी ज़मीन होती है जहाँ से वो डैम बनने होते हैं या फिर रोड निकलनी होती है, तो वहाँ की जो रेंटल वैल्यू वो बढ़ जाती है। तो इस डेवलपमेंट में उन मतलब गवर्नमेंट होती है वो उन मतलब जहाँ पर जो वो लोग रह रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी को कुछ स्पेशल असेसमेंट दे सकते, मतलब कि कुछ रुपए दे सकती है कि तुम कहीं और बना लो, ये जो ज़मीन है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए यूज़ होगी। ओके, देखो अब अगला है इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज। देखो सेवरल इंटरप्राइजेज आर ओन बाय द गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट ऐसी है जो कुछ मतलब जैसे कि हमारे इंडियन रेलवेज हो गए, नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, भिलाई स्टील प्लांट, ये गवर्नमेंट की खुद की इंटरप्राइजेज हैं। ठीक है, तो इनसे भी गवर्नमेंट को खुद प्रॉफिट होता है। जैसे इंडियन रेलवे हो गया, तो इंडियन रेलवे में जो टिकट वगैरह के पैसे होते हैं वो गवर्नमेंट की खुद की इनकम जनरेटेड होती है। ठीक है, उसका प्रॉफिट भी हम कह सकते हैं कि वो गवर्नमेंट के पास ही जाता है, जो टैक्स के अलावा है, जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में आता है। उसके बाद आता है हमारे पास ग्रांट्स और डोनेशंस। देखो ग्रांट्स आर आल्सो ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रिवेन्यू। इट इज़ वेरी कॉमन फॉर द people to offer donations and grants to the government when there are
नेचुरल कैलेमिटीज़ लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स एंड फेमाइन्स। देखो, डोनेशंस हम कह सकते हैं कि देखो गवर्नमेंट में जब कोई भी अर्थक्वेक वगैरह आता है तो कुछ लोग होते हैं, जैसे हमारे रतन टाटा सर हैं, वैसे ही बहुत से लोग होते हैं जो डोनेट करते हैं। जैसे अर्थक्वेक मतलब बाढ़ वगैरह आ गई या फिर महामारी आ गई, उसके दौरान जो बड़े बड़े जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पैसे वाले लोग डोनेट करते हैं, तो उससे भी सरकार को कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है। ओके, तो आज का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। और जो जितना भी गवर्नमेंट बजट का पार्ट बच गया वो आपको वीडियो मतलब पार्ट 3 में मिल जाएगा। ओके, देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज़ एंड बी कंटिन्यू विद अस।